नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती हैं। सब मांगे पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे? ये लाइनें गूंजी आज विधानसभा में। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये शेर पढ़ा। बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया। योगी सरकार का ये बजट करीब 8 लाख करोड़ रुपए तक का है। वित्त मंत्री ने लगातार 6वीं बार राज्य का बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत महाकुंभ के आयोजन से की और कहा कि तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश और पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है। करीब 8 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट मिडिल क्लास, युवा, किसान और महिलाओं को राहत देने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं पर खास जोर दिया गया। इसके अलावा पर्यटन, विशेष रूप से धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि और संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना उद्योग, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश, ये सारी चीजों को ध्यान में रखा है। साथ ही सेक्टरवार कार्य योजना की तैयारी भी की है। बता दें कि आज विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया और ये काफी अहम था क्योंकि इस बार के बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। यहाँ तक कि युवा वर्ग के लिए भी विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। उत्पाद के लिए बताया गया कि यूपी के उत्पाद अब विदेशों में भी बिक रहे हैं, इस पे भी ध्यान दिया गया है। साथ ही राज्यों की श्रेणी में यूपी को आगे पहुंचाने का भी कार्य किया जाएगा। सबसे ज्यादा काम किया गया साइबर सिक्योरिटी रिसर्च पार्क की स्थापना करने के लिए। बता दें कि इसके साथ ही बालिकाओं को जो उच्च स्तरीय हैं, जो पढ़ने के लिए दूर तक जाती हैं, उन्हें स्कूटी भी प्रावधान कराने की बात कही गई है। ये योगी सरकार का नवा बजट था। बता दें कि डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए इस बजट में 461 करोड़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के लिए 5 करोड़, मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना के लिए 225 करोड़, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ और सीएम योजना, बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बजट में खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि इस बार यूपी का विकास हो और नंबर 1 पर पहुंचे। बजट पे चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिनहाज हुसैन अर्थशास्त्री और दिलीप यशवर्धन अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिनहाज जी, पहले ये जानना चाहेंगे कि जो इस बार का बजट पेश किया गया है, ये अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। क्या लगता है कि कितनी राहत मिली है? देखिए, इस बार के बजट में जैसे उल्लेख किया गया है कि जो बजट है 8,08,000 और 376 करोड़ का बजट पेश किया गया है जी। इस बजट में बेसिकली जो केंद्र सरकार की तरफ बजट पेश किया गया है, उसी बजट को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में कृषि और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और युवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। जी दिलीप जी, क्या कहना है बजट के बारे में, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है इससे यूपी को सबसे आगे कराया जाएगा विकास में। अर्चना जी, इसको सबसे बड़ा बजट कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हर साल जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं, हमें अपने बजट का जो बकेट है वो बढ़ाना ही पड़ता है और बढ़ता ही बढ़ता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि 8,08,736 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट आ गया। अगले साल जो आएगा वो उससे भी बड़ा बजट आएगा, उसके अगले साल उससे भी बड़ा बजट आएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है जी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि बजट कितने का आया, महत्वपूर्ण ये है कि बजट का एलोकेशन किन किन चीजों पर किया गया और डेवलपमेंट को लेकर के कितना फंड एलोकेट किया गया है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जो बजट हमने प्रोजेक्ट किया है उस बजट की पूर्ति हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमने जो 8,0736 करोड़ रुपए का बजट दिया है यूपी गवर्नमेंट ने, उसमें जो सबसे डिमांडिंग है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर बहुत सारा फंड एलोकेट किया है।
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया था इस बार उन्होंने भी एआई पर एक बजट एलोकेट किया था। डिफेंस कॉरिडोर जो मांग है हमारे समय की, उस पर एलोकेशन है, सेंट्रल का भी था, स्टेट ने भी किया है। और यूपी में जो सबसे अच्छी बात यह है इस बजट की कि जो स्पिरिचुअल टूरिज्म उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय बड़ा बनता चला जा रहा है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में बहुत सारा रेवेन्यू भी आ रहा है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो समय प्रयागराज में चल रहा कुंभ का मेला हो, उसको लेकर के या और जो धार्मिक स्थान है उनके डेवलपमेंट को लेकर के भी बजट में एलोकेशन किया गया है, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को, स्पेशली स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देगा और उससे सरकार के खजाने में अच्छा रिकवरी भी करेगा। ठीक है मिन्हाज जी, वित्त मंत्री का कहना था कि इस बार युवाओं के लिए खास ध्यान रखा गया है, उन्हें स्वरोजगार दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। क्या लगता है, क्योंकि जब भी बजट पास होता है ये लाइनें बोली जाती है कि इस बार मिडिल क्लास के लिए लाया गया है, लेकिन जब बजट आ जाता है उससे मिडिल क्लास बहुत खुश नहीं रहता है। और जैसा कि आज जब वित्त मंत्री ने अपनी लाइनों से शुरुआत की थी कि अगर सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे, बताइए। देखिए, जैसे इस बार बजट हम बात करते हैं, इसमें जब जैसे कहा गया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, या हम बात करें मुख्यमंत्री युवा शक्ति स्वरोजगार योजना की बात करें, या अधिकतर हम जो बात करते हैं हमारा जो एमएसएमई अधिकतर जो देश की जनसंख्या उसमें इन्वॉल्व है, प्रदेश की जनसंख्या उसमें इन्वॉल्व है, उसका देश के प्रोडक्शन के साथ साथ देश के एक्सपोर्ट में भी योगदान होता है। इस बजट हम देख रहे हैं कि हम जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हम 1 लाख एमएसएमई स्टैब्लिश किएंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक के लक्ष्य को पहुंचाना है। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग बजट की जब चर्चा करते हैं तो बजट में देखते हैं कि हमारा जो सबसे ज्यादा स्टेट जीडीपी का सर्विस सेक्टर है, लेकिन सर्विस सेक्टर की इतनी ग्रोथ नहीं हो रही कंपेयर टू आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। इसलिए कोशिश की जा रही है, हमने बात की टूरिज्म की बात की जा रही है, हमारे टूरिज्म जो कुछ प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस को काफी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम अदर कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 30 ईयर से सऊदी अरब में विजन 2030 चल रहा था जी। विजन 2030 का मकसद था कि वहाँ की जो सरकार, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है, वहाँ की जो इकोनॉमी डिपेंड थी क्रूड ऑयल पे, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके टूरिज्म को प्रमोट करने की मकसद से पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म का हब बनाने की कोशिश की गई है, जो काफ़ी काम किया जा रहा है। इसी लाइन पर रखते हुए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हम टूरिज्म को ज़्यादा कंसंट्रेट करते हुए इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसमें महाकुंभ का चल रहा है, उसमें देश दुनिया की पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है। हम लोग अनुमान है कि अबाउट 40 से 50 करोड़ पब्लिक यहाँ माइग्रेट कर चुकी है, दर्शन कर चुकी है। और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाकुंभ में काफी ज्यादा फायदा हुआ है अर्थव्यवस्था को। इसलिए हम यदि भारत की उत्तर प्रदेश के जो कुछ धार्मिक स्थान है, यदि उनको ज्यादा डेवलप करेंगे, उससे हमारे टूरिज्म का प्रमोट होगा, देश के स्टेट की जीडीपी में वृद्धि होगी, प्लस लोगों को रोजगार में वृद्धि होगी। इसलिए हमारा जो नजरिया है कि प्रदेश सरकार जो उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल है उनको ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोगों को रोजगार में भी वृद्धि हो, प्लस हमारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसको परिपूर्ण कर सके। जी दिलीप जी, क्या कहना है, क्योंकि एक्सप्रेसवे को लेकर भी बात कही गई है, उसके लिए भी एक बड़ा बजट दिया गया है कि एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, इससे भी विकास होगा, सड़कें जोड़ी जाएंगी, क्या कहना है इसके बारे में? अनडाउटली अर्चना जी, जब सड़कों का विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो उससे बिजनेस को ग्रोथ मिलती है। और बिजनेस को ग्रोथ मिलने का मतलब होता है कि जो रोजगार की समस्या है उसमें भी काफी हद तक बढ़ोतरी होती है, मतलब समस्या में नहीं, उसके निदान में बढ़ोतरी होती है, और स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलता है। आप जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे, जितने ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन को अपने स्टेट में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, सेटअप बनाने के लिए इनवाइट करेंगे, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप देंगे ट्रांसपोर्टेशन की, उससे बिजनेस की ग्रोथ होती है। बिजनेस की ग्रोथ का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि जो देश की इकोनॉमी है या प्रदेश की इकोनॉमी है वो बिजनेस से ही स्ट्रांग होती है। सारा जो टैक्स का कलेक्शन है वो थ्रू बिजनेसमैन ही होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन थ्रू बिजनेसमैन ही होता है। तो जितना ज्यादा बिजनेस को फैसिलिटेट किया जाएगा, जितना उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम उपलब्ध कराए जाएंगे, जितना उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, रोड की सुविधा दी जाएगी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाएगी,
इससे व्यापार की बढ़ोतरी होगी, व्यापार की बढ़ोतरी से लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मिलेगा, मतलब नौकरी के रूप में भी रोजगार मिलेगा, जी और जब कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो उसके साथ में जो बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस डेवलप होते हैं, सप्लायर होते हैं, एजेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार मिलता है, ठीक और है। ये सारा का सारा मिलकर के कहीं ना कहीं प्रदेश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देता है। जी मिन्हाज जी, इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी बजट काफी अच्छा लाया गया है, चाहे खादी को लेकर हो या माटी कला को लेकर हो। क्या लगता है, क्योंकि विकास कहना है कि अगर गांव का विकास होगा तभी प्रदेश का होगा और तभी देश का होगा। इस बार ग्रामीण विकास क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, आपका इस समय का जो बजट हो या पिछले वर्षों का बजट हो जी, हमारा जो बजट अधिकतर कंसंट्रेट करते हैं ग्रामीण पर, जी। क्योंकि हमारी अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है और देश की राज्य की जनसंख्या के साथ साथ हमारी जो जीडीपी में का योगदान भी कृषि पे होता है। इसलिए जब तक कृषि और गांव का विकास नहीं होगा तो हम उत्तम प्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम देखते हैं कि इस बजट में भी रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, कृषि जी। पर फोकस किया गया है, एमएसएमई फोकस किया गया है, स्पेशली रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। जी मिन्हाज जी, लेकिन बजट तो ले आती है सरकार, बजट ले आया जाता है हर क्षेत्र में विकास के लिए, लेकिन होता कितना है? सबसे मेन चीज होती है कि बजट हर साल आता है, लेकिन उसका विकास करने के लिए जो बात कही जाती है, सच्चाई क्या रहती है? क्योंकि जो जमीनी हकीकत होती है, विकास हो नहीं पाता है उतना। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा अहम होता है कि हमारे जो बजट हो, जितने बजट आ रहे हैं, आने वाले जो बजट होंगे, इस आपने कहा ग्रामीण विकास की बात की जा रही है, जी। लेकिन आप देखते हैं कि सेंट्रल का जो बजट था उसमें हम लोग देखते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है या एमएसएमई की लिमिट 5 लाख कर दी गई है। इसमें देखते हैं आने वाले समय में हमारे जो बजट में जो कृषि पे जो कंसंट्रेट किया गया है, कृषि को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसके साथ साथ गाँव का विकास इसमें संभव हो सकेगा। जी ठीक है, दिलीप जी क्या कहना है? क्योंकि इस बार शिक्षा को भी काफी तवज्जो दी गई है, शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम करने के लिए कहा गया है, स्कूटी दी जाएगी, उच्च शिक्षा के लिए कई सारे संस्थान भी बनाए जाएंगे। ये सारी बातें अर्चना जी हर बार आती, कोई नई चीज नहीं है कि स्कूटी फ्री दी जाएगी, सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, टैबलेट फ्री बांटे जाएंगे, मोबाइल फ्री दिया जाएगा, सब कुछ फ्री दिया जाएगा, वो सब ठीक है, वो कोई नई चीज नहीं है। ये तो पहले भी दिया गया है, हमेशा होता है, ये पार्ट ऑफ द बजट है, पार्ट ऑफ रेगुलर फीचर है इसी बजट का जी। और इन सारी चीजों से एक्चुअल में कितना इफेक्ट पड़ रहा है शिक्षा के ऊपर, ये एनालिसिस भी सरकार को करने की जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि बजट सिर्फ पास कर देने से नहीं हो जाता है, बजट लाने से नहीं हो जाता है, वो बजट कितना जमीनी हकीकत पे काम हो रहा है ये भी देखना होता है। जमीनी हकीकत पे काम हो रहा है ये देखना होता है, लेकिन उस ठीक हकीकत है दिलीप जी, रोकना चाहेंगे आपको क्योंकि बजट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम ले चलते हैं आपको सीधा। अनुभूति हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार का यह हमारी सरकार का 9वां बजट है और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो कुछ भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए उठाए हैं, उसके अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। मैं इस बजट के प्रस्तुतिकरण के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अथक परिश्रम से उत्तर प्रदेश की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप इस बजट को आज सदन के पटल पर प्रस्तुत किया है। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के संविधान को लागू होने का यह अमृत महोत्सव वर्ष भी है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की स्थापना का भी यह अमृत महोत्सव वर्ष है। ये दोनों कार्य जनवरी 1950 में हुए थे
और इसलिए 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ आगामी 25 वर्ष की हमारी क्या योजना हो सकती है, उसका एक रोड मैप तैयार करने के लिए बजट अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर हम सब संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके नाम पर डबल इंजन की ये सरकार लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कर रही है, संविधान के 75 वर्ष की इस यात्रा के लिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह केंद्र बहुत शीघ्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों का एक केंद्र बनकर के संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप वंचितों को वरीयता देने के क्रम को तत्परता के साथ आगे बढ़ाएगी। यह एक नया माध्यम होगा और इसी को थीम में रख करके हमने 2025-26 का अपना बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले जो बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किए थे उन सब की अपनी एक थीम थी। 2017-18 का जो बजट था वह उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित था। अन्नदाता किसानों के हितों के लिए जो अनेक कदम सरकार ने उस समय उठाए थे, उनके ऋण माफी के कार्यक्रम रहे हों, उनकी फसल को प्रोक्योर करने के लिए प्रोक्योरमेंट सेंटर और एमएसपी का दाम उन तक पहुंचाने के कार्यक्रम रहे हों, चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम और वर्षों से लंबित गन्ना मूल्य के भुगतान को एक समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, अच्छे किस्म के बीज और सिंचाई के बेहतरीन सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने का रहा हो, ये सब कार्य तत्परता के साथ इसके लिए कदम बढ़ाए गए। और आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो कदम 17-18 में उठाए गए, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी को, जो 2017-18 के पहले आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, आज उसको दोगुने से अधिक बढ़ाने में मदद मिली है। वर्ष 18-19 का जो बजट था, वह बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य से इसको उभारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे में जो उत्तर प्रदेश की भागीदारी बहुत कम थी, आज गंगा एक्सप्रेस वे के पूर्ण होने के साथ ही उत्तर प्रदेश की भागीदारी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेस वे में 55% से अधिक हो जाएगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट भी हम लोगों ने 2018 में यहां पर संपन्न किया था और उस दृष्टि से 2018-19 का ये बजट हम लोगों ने प्रदेश की जनता को समर्पित किया था। वर्ष 19-20 का बजट प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को समर्पित था, जिसमें हम लोगों ने प्रदेश की मातृशक्ति के उन्नयन के लिए अनेक योजनाएं चलाई थी, जिनमें सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना हो, या उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वाभिमान, स्वावलंबन, इन कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के साथ ही उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती को 20% अनिवार्य करने के कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, यह महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम था। वर्ष 2020-21 का बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को और उनके लिए अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए समर्पित किया था और इसमें 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के माध्यम
ये आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि इस बार का बजट कितना लाभकारी है और सभी के लिए, चाहे महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो, किसान हो, खासकर इसमें किसानों के लिए उन्होंने ध्यान देने के लिए बात कहा है। उसके विकास के लिए काफ़ी कुछ दिया गया है, काफ़ी कुछ काम किया गया है। इसके साथ ही इस बार भारत के विकास को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य दिया गया है यूपी की अर्थव्यवस्था को। वापस चलते हैं अपने गेस्ट के पास इसी पे चर्चा करने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिन्हाज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस बार का बजट कितना सही है और खासकर महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि पिछली बार भी जब बजट आया था तो कहा गया था कि किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। देखिए, बजट में तो हर बार चीज़ें बताई जाती हैं कि बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत ग्रोथ करेगा जी। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ डिफरेंस होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे बात की जा रही थी किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, लेकिन किसानों की इनकम डबल करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। हम लोग देखते हैं कि बहुत से किसान अपने सेक्टर से सब्स्टिट्यूट करके इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, सर्विस की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको जो हमारा जो पैमाना है, जैसे हम बात करते हैं हमारी पर कैपिटा की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारी आपकी पर कैपिटा लेस देन 1 लाख रुपये है, लेकिन क्या सभी लोगों की 1 लाख रुपये इनकम है? इट इज इम्पॉसिबल। दूसरी चीज़ हम बात कर रहे हैं, हमने जैसे बात की एजुकेशन की, बात की एजुकेशन पे हमारा 15% खर्च किया जा रहा है, जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ 56% आज ग्रेजुएट इज अनएम्प्लॉयड। सबसे बड़ा अहम होता है कि हमारे देश की जो लोग जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, लेकिन क्या उनको नौकरियां मिल रही हैं? जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बजट पास किया जाता है, बताया जाता है कि सभी के लिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? दिलीप जी, क्या कहना है? क्योंकि छात्रों छात्राओं के लिए स्कूटी देने की बात कही है, फ्री शिक्षा की बात कही गई है, उच्च शिक्षा की बात की गई है, संस्थान खोलने की बात की गई है, लेकिन क्या इससे उन्हें रोजगार मिलेगा? उनको कितना फायदा होगा ज़मीनी हकीकत से? दिलीप जी। नहीं, तो फ्री स्कूटी से रोजगार का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। मैं ये लेकिन जरूर आज कहता के हूँ युवा का कि मेन मुद्दा तो यही है कि उसे रोजगार मिले। नहीं, दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, रोजगार पाने के लिए रोजगार लायक बनना तो होगा ना आपको। ठीक है। तो पढ़ाई एक अलग विषय हो गया और पढ़ने लिखने के बाद युवा को रोजगार मिले ये एक दूसरा विषय हो गया। आप हर किसी को रोजगार से नहीं जोड़ सकते हैं। जो बच्चा 7th 8th 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ रहा है, उसका रोजगार से क्या लेना देना है? वो तो पढ़ाई ही करेगा ना। या जो ग्रेजुएशन में बच्चा है, वो तो पहले उसकी प्राथमिकता पढ़ाई करना ही होगा ना। तो मैं ये जरूर कहता हूं कि सरकार को एजुकेशन फ्री कर देना चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज हैं वो फ्री कर देनी चाहिए। फ्री लाइब्रेरी दे दीजिए, लेकिन ये स्कूटी देना, टैबलेट देना, मोबाइल देना, ये सारा वेस्ट ऑफ मनी है। स्कूल कॉलेजेस की फीस इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। इन चीजों पे ध्यान देना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि स्कूल की एजुकेशन आप फ्री कर दीजिए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ा दीजिए। जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा तो बच्चा एम्प्लॉयबल बनेगा। एजुकेशन एजुकेटेड होने के साथ साथ वो एम्प्लॉयबल बनेगा, और जब एम्प्लॉयबल बनेगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होना या अनएम्प्लॉयबल होना, दोनों में बड़ा फर्क है। बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन अनएम्प्लॉयबल होना है। बच्चे उस काम को करने के लिए परिपक्व नहीं होते हैं जिस काम में नौकरियां निकली होती हैं। तो हर नौकरी के लिए हर बच्चा फिट नहीं हो सकता है। हर बच्चा नौकरी के लिए फिट हो, इसके लिए जरूरी है उसकी एजुकेशन का स्तर उतना बढ़िया होना चाहिए जो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जी, मिन्हाज क्या कहना है? क्योंकि इस बार सीएम युवा उद्यमी योजना के लिए 1000 करोड़ का बजट पास किया गया है। देखिए, जो ये योजना स्टार्ट की गई है, हमें तो लगता है कि बेसिकली कंसंट्रेट कर रही है एमएसएमई। ठीक है, कि छोटे उद्योगों को प्रमोट किया जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके और देश की, स्टेट की जीडीपी में वृद्धि की जा सके। जी, लेकिन इससे उन लोगों का क्या, जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो अब उस उद्यमी के नहीं लिए हैं, जो अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, उनका उससे क्या? क्योंकि अगर देखें तो कंपनी ज़्यादा आए, यूपी में इस चीज़ पे ध्यान दिया है, उससे ज़्यादा रोजगार मिलना चाहिए। मिन्हाज जी, यहाँ पर हम जो बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का ही फोकस किया जा रहा है, लाइन ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इसके साथ ही साथ देखते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है स्टेट्स का, क्या इक्वल डेवलपमेंट है? हम देखते हैं कि हमारे देश में रीजनल इनक्वालिटी बहुत है।
कुछ सेक्टर हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, कुछ बैकवर्ड ही हैं। जैसे हम बात करते हैं बुंदेलखंड, जी। बुंदेलखंड पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं अभी भी उतना विकास नहीं हो पाया, उतना इन्वेस्टर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है जितनी उम्मीद की जा रही थी। जी दिलीप जी, क्या कहना है, क्योंकि इस बार गोरखपुर टर्मिनल भी सेवा शुरू की जाएगी और काफ़ी इस बार विकास की बात की गई है, चाहे एक्सप्रेसवे हो या हवाई अड्डे हो, इन सब पे खास फोकस किया गया है। अच्छी बात है अर्चना जी, फोकस होना ही चाहिए। डेवलपमेंट समय की मांग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ये समय की मांग है और समय की मांग के साथ साथ ये डेवलपमेंट्स होने चाहिए। और जैसा कि मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा था कि उत्तर प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिले इसके लिए आपको हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देना पड़ेगा। उस टूरिज्म से जो बिजनेस बढ़ेगा, उस बिजनेस के लिए भी आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। उस सपोर्ट के लिए जिस एजुकेशन स्तर की ज़रूरत है, उस एजुकेशन की क्वालिटी को भी आपको अपने बच्चों को देना पड़ेगा। सारी चीज़ें लिंक्ड हैं जी। एक चीज की क्वालिटी सुधरती है तो उसका फर्क दूसरी चीज की क्वालिटी पर पड़ता है और इसी कनेक्टिविटी का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। इसी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसकी क्वालिटी को बढ़ाने को लेकर के जो भी बजट के प्रावधान हो वो होने चाहिए। रूटीन मैनर में नहीं होना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ फ्री बांटा था तो हम भी फ्री बांटेंगे। फ्री बांटना जरूरी होना चाहिए, लेकिन जहां पर उसकी आवश्यकता हो। रूटीन मैनर में फ्री बांट देना जरूरी नहीं है। जैसे बच्चों को फोन बांटा जाता है, हर बच्चे के पास आज की डेट में स्मार्टफोन है। बहुत कम ऐसे बच्चे, आप फोन दे देते हैं तो इंटरनेट कहां से आएगा, क्योंकि स्मार्टफोन तो तभी काम का है जब इंटरनेट होगा, अदरवाइज बच्चा क्या करेगा। और प्लस आपको ये देखना जरूरी है कि क्या ग्रेजुएशन में स्मार्टफोन की या इंटरनेट की इतनी यूटिलिटी है बच्चे को कि उसे टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। तो अगर आप इन चीजों पर ध्यान रख के काम करेंगे तो आपकी योजनाएं सफल होंगी। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप बजट करते हैं तो बजट में सोशल वेलफेयर के साथ साथ पार्टियों का पॉलिटिकल वेलफेयर भी जुड़ा होता है, जिसको देख करके भी वो बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। बिल्कुल दिलीप जी, आपने ये बात कहा, क्योंकि जब वित्त मंत्री ने एक जगह पे ये भी कहा कि जब हमें यूपी की अर्थव्यवस्था मिली थी, काम करने के लिए मिला था, तो जो उससे पहले की पार्टियां थी उन्होंने यूपी की अर्थव्यवस्था को काफी खराब कर रखा था और हमने काफी विकास किया और आगे भी करेंगे। अच्छी बात है, जनता ने आपको चुन के इसीलिए गद्दी पे बैठाया है कि पुरानी सरकारें अच्छा नहीं कर रही थी, हर चीज में अच्छा नहीं कर रही थी। आपने ये वादा किया था कि आप आएंगे तो प्रदेश की प्रगति कराएंगे, प्रदेश में रोजगार लेके आएंगे, कानून व्यवस्था एस्टेब्लिश कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, लोगों को बेसिक सुविधाएं मुहैया कराएंगे। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो क्या नई बात कर रहे हैं, आप इसीलिए आए हैं। और सरकारें होती किस लिए? जी बिल्कुल, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यही होती ही है। अगर इसको करके वो अपना बड़प्पन बताना चाहते तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई बड़प्पन है। उनको जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। ठीक है मिनाज जी, क्या कहना है, क्योंकि इस बार का बजट में सुरेश खन्ना ने जब पेश किया वित्त मंत्री ने, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए काफी कुछ किया गया है। क्या लगता है कि इस बार के बजट से महिलाओं को कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री का भी ये 6ठी बार बजट है। देखिए, इस बार के बजट में कोई ज्यादा खास हमें उम्मीद लगती नहीं कि महिलाओं का विकास हो सकेगा, इतना प्रोग्रेस हो सकेगा। तो बजट के कोई एलोकेशन बढ़ाने से कोई महिलाओं का विकास नहीं होगा जी। बेसिकली डिपेंड करता है कि महिलाओं का किस लेवल पे आप विकास कर रहे हैं। आप जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको आप फाइनेंस कर रहे हैं, एमएसएमई कितना प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को, और महिला एजुकेशन के साथ साथ देखते हैं महिलाओं को किस तरह का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है जी। और सबसे जरूरी चीज है कि हर क्षेत्र में जिसमें विकास की बात की जाए, जैसा कि दिलीप जी ने कहा कि अगर हमें युवा को सक्षम बनाना है, स्वरोजगार के लायक बनाना हो, जॉब के लायक बनाना हो, तो सबसे पहले उनकी पढ़ाई को फ्री करना होगा, क्योंकि जब सबसे ज्यादा महंगी पढ़ाई है आज की कल के डेट में, और फ्री स्कूटी देने से कोई फायदा नहीं होगा। मिनाज जी, हाँ ये तो बात सही, जैसा सर ने भी कहा कि फ्री आप सिर्फ स्कूटी देंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा जी, उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगी। आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड आपकी पास तो हो जाएगी कि आपकी स्कूटी कॉलेज तक पहुँच में आ जाएगी, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं दिख रही है जी, क्योंकि ये लोग लुभावनी स्कीम एक पब्लिक को करने के लिए होती है, तो इससे सार्वजनिक फायदा तो समाज में दिखता नहीं जी। दिलीप जी, क्या कहना है, क्योंकि जब वित्त मंत्री ने अपना बजट शुरू किया था बोलना, उससे पहले ही उन्होंने जो लाइन बोली थी कि अगर सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किस चीज की करोगे, यानी कि अगर देखा जाए तो उनकी इसी लाइन में साफ तौर पर उन्होंने कह रखा है कि हम लाभ तो दे रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से लाभ आपको नहीं मिलेगा।
अर्चना जी, ये बात वित्त मंत्री जी के ऊपर भी लागू होती है जी। कि अगर वो सारी चीजें एक ही बार में जनता को दे देंगे तो जनता अगली बार उनको वोट किस वादे पर देगी। जी। तो ये म्यूचुअल है, ये जनता के लिए भी लाइन थी और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए के अपने ऊपर भी ये लाइनें सिद्ध होती हैं। तो यानी उन्होंने वो लाइन अपने सत्यता- लिए भी बोली, उन्होंने जनता के लिए तो जा- बोली ही, अपने लिए भी वो लाइन बोली। जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि इतना बढ़िया बजट लेने के बाद अगली बार वो कह देंगे कि अब हम सत्ता में आना ही नहीं चाहते, हमने डेवलपमेंट कर दिया। और दूसरा, जी। सत्यता ये है कि ये संसार का सात्विक सत्य है कि एक साथ में सब चीजें किसी को मिल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं। जी। और उस परिवर्तन के साथ आपको लगातार चलना पड़ता है, वो जनता को भी चलना पड़ता है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी चलना पड़ता है। तो जी। ये शेयर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये शेयर जनता के ऊपर भी लागू होता है और वित्त मंत्री जी के अपने ऊपर भी लगता है व्यक्तिगत रूप से भी, और उनकी पार्टी पर भी और सरकार पर भी लगता है। जी मिन्हाज जी, क्या कहना, जैसा कि दिलीप जी ने कहा कि अगर सारी सुविधाएं, सारी योजनाओं का लाभ एक साथ दे देंगे तो अगली बार जनता उन्हें नहीं स्वीकार करेगी। यानी कि वही बात हो गई कि आप जनता को दे भी रहे हैं लेकिन वही आधा लड्डू दे रहे हैं कि जनता को ये लालच रहे कि चलो बाद में फिर इन्हें ले आएंगे ताकि बाद में हमें और लाभ मिल सके। जी देखिए, हम इस बार जो बजट में देखते हैं कि बजट में ये भी कहा गया है कि हम फिजिकल डेफिसिट को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। और फिजिकल डेफिसिट तभी मिनिमाइज होगा जब आपके एक्सपेंसेस कम किए जाएंगे और रेवेन्यू को बढ़ाया जाएगा। अब हम जब एक्सपेंसेस को कम करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेंसेस में सब्सिडी था उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसका इम्पैक्ट आम पब्लिक पे दिखेगा। ठीक है दिलीप जी, क्या कहना, क्योंकि 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट लाया गया है, ये बजट आएगा कहाँ से? नहीं, ये तो आप बजट का दूसरा साइड देखेंगे जहां पर सोर्सेज ऑफ फंड होता वही है, तो वहां बात पर है कि उसके बजट के लिए चीजें- जो इतना बड़ा बजट सरकार कह रही है कि हम बहुत बड़ा बजट लेके आए हैं यूपी के लिए, तो ये तो समय की मांग है कि आपने चीजें की है इस वजह से आपका बजट बड़ा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाएगा तो जनता के पास से ही। ऑब्वियसली सरकार के खजाने में पैसा जाता कहाँ से? जी। ये तो बड़ा बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बेसिक सा जवाब भी है जी। कि सरकार के खजाने को जनता ही भरती है जी। और उसी पैसे से फिर जनता को लाभ मिलता है। और तो स्टेट अगर ये गवर्नमेंट के कहना है पास- वित्त मंत्री का कि हम यूपी के लिए बहुत बड़ा बजट लेके आए हैं, उसके विकास के लिए लेके, तो ये अपनी तारीफ थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं, अपनी तारीफ सरकार की व्यक्तिगत रूप से नहीं है। जी। ये सरकार का सत्ता में बैठने के बाद यही कर्तव्य है कि वो किस तरीके से जनता के पैसे को यूटिलाइज करके जनता को ही मैक्सिमम बेनिफिट देती है, क्योंकि सरकार का जो काम होता है वो जनता से कर रहे कि जनता के ही कल्याण में लगाना होता है। जी। तो उस कर को कल्याण में कितने इफेक्टिव तरीके से लगाया गया है, यही सरकार की जो बेसिक ड्यूटी होती है। और उसी ड्यूटी को निभाने के लिए ये अलग अलग मदों में बजट लेकर के आते हैं, जी। अलग अलग मदों से पैसा रियलाइज करते हैं। हालांकि रियलाइजेशन के मद बहुत लिमिटेड होते हैं इनके जी। पास, स्टेट के पास तो वैसे भी। अब जीएसटी जो था, जो पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, वो अब रह नहीं गया। हालांकि जीएसटी का हिस्सा इनको भी मिलता है, तो जीएसटी कलेक्शन है इनके पास। उसके बाद जो स्टेट एक्साइज होता है, यानी कि जो लिकर होता है, वो सबसे बड़ा कलेक्शन है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, स्टैम्प ड्यूटी है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, यही सारी चीजें हैं जो इनके रेवेन्यू को बढ़ाती हैं और उसी से ये जनता के कल्याण में पैसा लगाते हैं। ठीक है मिन्हाज जी, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। जैसा कि बजट के बारे में कहा गया कि काफी विकास करने लायक है, लेकिन जब देखा गया, क्या लगता है कि महाकुंभ में जो अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है उसी को लेके पर्यटन पे इस बार ज्यादा ध्यान किया गया है? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि महाकुंभ तो 12 साल में आता है जी। ये महाकुंभ हर साल तो आता नहीं जी। तो महाकुंभ की जो टूरिज्म बढ़ा है हर साल तो ठीक बढ़ेगा है। नहीं। इसलिए जो कोशिश की जा रही है कि कुछ जो धार्मिक स्थल उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो इनकम का जो साधन है सेक्टर का, उसको रेगुलर बनाया जाए, ना कि 6 साल में बनाया जाए, ना 12 साल में बनाया जाए। इसलिए हम देखते हैं कि बजट में कोशिश की जा रही है जितने धार्मिक स्थल हैं, चाहे मथुरा के हों, चाहे वाराणसी के हों, चाहे आपके काशी के हों, इनको काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। जी। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जैसे कहा गया कि हमारे एक्सपेंसेस को कैसे कवर किया जाएगा, तो कुछ ग्रांट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है। जी। तो हम लोग जो दे रहे हैं, हमने जो कल्पना की है, विकसित भारत की जो कल्पना की है, उसके परिप्रेक्ष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए वचनबद्ध है। उसी के परिपूर्ण को आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल उम्मीद कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कुछ ग्रांट प्रोवाइड कराएगी और उससे कुछ देश राज्य को आर्थिक मजबूती मिलेगी। जी ठीक है दिलीप जी, मिन्हाज जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज विधानसभा में वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और ये पूरा फोकस इस बार बजट का रखा गया है अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पर्यटन इस बार के बजट का मेन मुद्दा रहा है। बजट पे ही कुछ लोगों के बयान आए हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। किसी को लाल कार्ड दिया गया बताओ, कोई एक गाड़ी विपक्ष
कि हम लोग किसी की सीट हुई हो बताओ, कहीं कोई वोट रोकने की शिकायत आई हो बताओ। जब ये सब कुछ नहीं हुआ, ना लाल कार्ड दिया गया, ना मुकदमा दर्ज किया गया, ना गाड़ी सीज की गई, तो कैसे उसके आप मान सकते हैं? गरीबी रेखा को मिटाने वाला बजट। बस माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी को समूल उन्मूलन करना है, मिटाना है, तो उत्तर प्रदेश के बजट गरीबी रेखा को मिटाने के लिए संकल्पबद्ध होगा और इसमें आगे आने वाले समय में ये गरीबी को मिटाने के लिए मील का पत्थर। सर, कांग्रेस ने कहा कि बजट का केवल आकार बड़ा करने से धरातल पर विकास नहीं होता है, रकम नहीं खर्च कर पा रही। देखिए, कांग्रेस इस तरीके से बजट बनाती थी। कांग्रेस जब बजट बनाती थी भ्रष्टाचार का लगा लेती थी छौक, और उस तरह से जब प्रधानमंत्री होते थे कहते थे कि हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो 85 रुपया बिचौलिए खा जाते हैं। ऐसा बजट बनाने वाली कांग्रेस क्या बात करेगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने पूरा बजट को अमीरों के लिए और बिचौलियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए बजट बनाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बजट बना रही है। बजट होगा ये बजट उत्तर प्रदेश को डॉलर की इकोनॉमी बनाने वाला बजट होगा। ये बजट जो है आम जन को, नौजवानों को रोजगार देने वाला होगा, आम आदमी की पहुंच का बजट होगा। युवाओं को और प्रदेश के आम जन के लिए हर तरह से कल्याण हो और सही माने में जो पब्लिक इंटरेस्ट का बजट है। आप मुख्यमंत्री जी को बधाई दें कि मुख्यमंत्री जी का नया बजट है। और मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी का कोई अपना एजेंडा नहीं है। जो कुछ भी है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल जन कल्याण है। तो जो व्यक्ति सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल जन कल्याण सोचता है, तो आप ये मान के चलिए वो हर चीज में, हर इशू में, हर मुद्दे में ये बात छिपी है कि वो किस उनके अपने निजी तजुर्बे हैं। उन्होंने हर तरह से जो कुछ भी अभी तक जिया है, जो कुछ भी समय उनका व्यतीत हुआ, वो सिर्फ पब्लिक के इंटरेस्ट में व्यतीत हुआ। अभी बजट जनता को बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बहुत अच्छा बजट उत्तर प्रदेश। विपक्ष ने कहा बजट का आकार बढ़ाने से उम्मीद नहीं थी, अभी भी उम्मीद नहीं। बजट का आकार बढ़ाने से बेहतर है कि धरातल तक बजट पहुंचे। विपक्ष का ये काम है। आपने देखा होगा अभी दिल्ली में आज शपथ ग्रहण समारोह है और ये इनकी हड़बड़ाहट होती है कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बराबर उत्तर प्रदेश जहाँ विकास हुआ है वहीं एक जनमानस को एक रास्ता, नया रास्ता राकेश प्रताप सिंह ने शिकायत करी कि कुछ लोग नीचे दबा यार, ब्लर हो जा रहा है, वीडियो ब्लर कर दे रहा है। ठीक है। अरे यार वही सेलेक्ट हो जा रहा है भाई, ये कौन है? रुक जा यार, चिल्लाओ नहीं। पूरा वो भरना हो जा रहा है। इसकी ये आईडी कौन है? ये देखिए हटा रहे हैं और विधानसभा आज विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना बजट पेश किया, लेकिन वहीं विपक्ष इसको भी लेकर राजनीति कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ बजट का दायरा बढ़ाने से नहीं होगा, उसे धरातल पर भी लाना होगा, उसके बाद ही ये बजट सक्षम होगा। लेकिन वहीं योगी सरकार बजट लाने के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है। उनका कहना है कि इस बार के बजट के बाद हर वर्ग का विकास होगा। हमारी चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।